हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 2.0 पर स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड है आपके समक्ष ले आया हूं। मैं दावा करता हूं कि अगर आप लोग इस सेशन को ध्यान से देखेंगे तो सारे आपके एग्जाम में यही सही क्वेश्चन फंसेंगे। चाहे हम डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन की बात कर लें या फिर आपका जो क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, सारे क्वेश्चन सही से हूबहू फंसेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों तक वीडियो तथा ऑडियो दोनों अगर अच्छी तरीके से जा रही होगी तो एक बार यस जरूर करिए, तथा एक बार सेशन में जुड़ने से पहले या फिर अगर आप लोग सेशन ज्वाइन कर चुके हो तो एक बार सेशन को शेयर करने का काम जरूर करिए। बिना देरी करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिएगा, आपके समझ स्टैटिक जीके और यूपी जीके का निचोड़, जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चंस दोपहर में 2 बजे तथा रात्रि 10 बजे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वो उत्सव कौन सा है? सुलहकुल। सुलहकुल उत्सव प्रदेश में कहां मनाया जाता है? सिंपल सा आपको पता होगा। ये आपका किससे जुड़ गया क्वेश्चन? यूपी जीके से जुड़ गया। क्या यूपी जीके से जुड़ गया? अर्थात वो पूछ रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, मतलब उसमें हिंदू लोग भी शामिल होते हैं और मुस्लिम लोग भी क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। कौन सा उत्सव है? आपका सुलहकुल उत्सव। तो ये आपका कहां मनाया जाता है? क्या आपका कानपुर या फिर आगरा या फिर अलीगढ़ या फिर मेरठ? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका? आगरा। कौन सा हो जाएगा आपका? आगरा। अर्थात आपका जो सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है ये आपका आगरा में मनाया जाता है। सर आगरा को ही हम क्या बोलते हैं? तो आगरा के बारे में अदर फैक्ट जानिएगा, ताज नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताज नगरी बोलते हैं। और इसके बाद जानिएगा, आगरा नगर को बसाया किसने था? तो आगरा नगर को बसाने का काम सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। कब बसाया था सर? 1502 ईस्वी में बसाया था। ठीक है ना। मेरठ, मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, मेरठ जो प्रसिद्ध है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। यहां अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग मिला है, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। और इसी के साथ अगर हम दलहन संस्थान की बात करें, पल्स इंस्टीट्यूट की बात करें, तो आपका दलहन संस्थान आपका कहां है? कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है। कानपुर को ही सर हम एक नाम और जानते हैं बिल्कुल, तो हम कहेंगे सर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात की जाए तो हम किसका नाम देते हैं? कानपुर का नाम देते हैं। तो आपको पता होगा सुलहकुल उत्सव कहां मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाएगा। इसके बाद अदर फैक्ट जानिएगा, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश, क्या उत्तर प्रदेश में किस जगह सबसे कम वर्षा होती है? तो हम कहते हैं सर मथुरा में होती है। कहां होती है? मथुरा में होती है। और वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा की बात कर दें, क्या सबसे ज्यादा वर्षा की बात कर दें, तो आपका कहां होता है? गोरखपुर में होता है। कहां होता है? गोरखपुर में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन। अगर आपको सारे फैक्ट समझ में आए हो तो एक बार यस जरूर करिएगा। ठीक ना। सबसे ज्यादा मेला आगरा में ही लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ किया वर्ष, मतलब आपका सहकारिता किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अर्थात जो आपका सहकारिता का प्रारंभ हुआ था वो आपका 1904 ईस्वी में हुआ था। सहकारिता का उद्देश्य क्या था? तो सहकारिता जो है कृषि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 1907 में देखिएगा, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। आता क्या है कि पहली बात तो अधिवेशन कहां हुआ था? तो हम कहेंगे सर ए वाली अधिवेशन को हम सूरत में, सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। सर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। सर 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, इसमें वह कौन सी चीज हो गई थी? तो हम कहते हैं सर इसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक कौन सा? एक आपको पता होगा नरम दल और दूसरा आपको पता होगा कि गरम दल। ठीक है ना। हाँ, गरम दल में कौन थे? हम कहेंगे सर गरम दल में लाल बाल पाल थे। कौन थे? लाल बाल पाल, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद जब ए आपका 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में की गई, कांग्रेस 2 भागों में बटा, तो आगे चलकर कांग्रेस जुड़ा भी होगा, ऐड भी हुआ होगा। तो कांग्रेस, क्या कांग्रेस का जुड़ाव कब हुआ?
समझिएगा, कांग्रेस का जुड़ाव कब हुआ, तो 9 साल बाद जब अधिवेशन होता है, मतलब 1907 में जब 9 ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 1916 आएगा, मतलब 1916 आएगा। और 1916 का अधिवेशन सर कहां हुआ था, तो हम कहेंगे सर लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था। सर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हम कहेंगे एसी मजूमदार ने की थी। किसने की थी, एसी मजूमदार, बोले तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है ना। इसीलिए तो हम इसे क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट, मतलब लखनऊ समझौता। समझौता किस बात की हुई थी, कि जो 1907 में आपका कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुआ था, एक नरम दल एक दूसरा गरम दल, यही 1916 ईस्वी में चलकर अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो लखनऊ में होता है, यही आपका कांग्रेस एक बार फिर से जुड़ जाता है। इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, लखनऊ पैक्ट, बोले तो लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित नामों से सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। यहां पर सूची 1 में आपका दिया गया आयोग या परिषद दिया गया है, और सूची 2 में क्या दिया गया है, आपका अनुच्छेद दिया गया है। सूची 1 में क्या दिया गया, आयोग या परिषद दिया गया है, और सूची 2 में आपका अनुच्छेद दिया गया है। देखिएगा वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो हम कहेंगे सर वित्त आयोग आपका 280 में है, अर्थात ये बात यहां पर क्या है, सही है, ठीक है ना। और सूची 1 में सूची, हाँ। इसके बाद देखिएगा निर्वाचन आयोग किसमें है, निर्वाचन आयोग आपको पता होगा 324 में है, ठीक ना। राजभाषा आयोग किसमें है, तो राजभाषा आयोग आपका 344 में है। और लोक सेवा आयोग किसमें है आपका, अर्थात 315 में है। तो आप देखेंगे सारे के सारे ऑलरेडी क्या थे, सारे के सारे ऑलरेडी क्या मिले थे, अर्थात इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 2 3 4। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अर्थात देखिएगा वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आपका 280 में, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है आपका 324 में, राजभाषा आयोग किसमें है 344 में है, और लोक सेवा आयोग किसमें है 315 में, जिसे आप बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद और देखिएगा सर निर्वाचन आयोग 324 में है, किस भाग में है, तो हम कहेंगे सर भाग 15 में है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है, मतलब बोले तो इलेक्शन कमीशन है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 324 से 329 तक। निर्वाचन की जब बात हो रही तो हम अदर फैक्ट की बात करते हैं, जो आपकी 61वां एक संविधान संशोधन हुआ था, क्या एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन को किस नाम से जानते हैं, 61वां संविधान संशोधन। क्या 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में हुआ था। इसके तहत 21 क्या वोट की उम्र, क्या वोट की उम्र जो है, वोट की आयु जो है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, तो 21 से घटाकर आपकी 18 कर दी गई थी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार सेशन को शेयर करने का काम जरूर करिए। और देखिएगा अगर हम संविधान संशोधन की बात करें, क्या संविधान संशोधन बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, तो आपका संविधान संशोधन आर्टिकल अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 368 में है। कितने में है, अनुच्छेद 368 में है। तो संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है। अगर हम वही भाग की बात कर लें तो भाग 20 है, क्या भाग 20 है। और एक बात देखिएगा, एक बात और देखिएगा कि संविधान संशोधन आपका किस देश से लिया गया है, तो संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है कि डॉक्टर भीमराव, क्या डॉक्टर बी आर अंबेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, मतलब हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय या फिर संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, क्या आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर प्रस्तावना को बोला है, या फिर नीति निर्देशक तत्व को बोला है, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोला है। तो देखिएगा मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप लोग सारे के सारे मौलिक अधिकार आसानी से याद कर ले जाएंगे, ठीक है ना। मौलिक अधिकार याद करने की जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा या फिर ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको लिए पहले एक लाइन याद कीजिए, समस्त शोध, क्या समस्त शोध संस्कृति के, देखिएगा मौलिक अधिकार जो 6 हैं वर्तमान में, वो आपको मैं याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं,
वो भी ट्रिक से। समस्त शोध संस्कृत के उपचार के लिए होते हैं, होते भी हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लाइन याद करना है, क्या, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। अब देखिएगा यहां में जब हम सम को अलग करेंगे तो सम से क्या हो जाएगा, सम से हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, सम से क्या हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, ठीक है ना। इसके बाद अस्त से क्या हो जाएगा, अस्त से हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सो से, शोध में आप सो से अलग कर लो तो सो से क्या हो जाएगा, तो सो से हम कहेंगे सर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद धा से क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा धा से होना है यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आपका संस्कृति आ जाएगा ना, संस्कृति क्या हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। क्या हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है ना। कि कौन सा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद आपका के से कुछ नहीं है, इस वाले उपचार से, क्या, इस वाले उपचार से आपका हो जाएगा क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। का क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। फिर से समझिएगा ट्रिक कौन सा है आपका, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। तो इसमें से आप लोग डिवाइड करिएगा, सम से पाएंगे आप समानता का अधिकार, सत से पाए जाएंगे आप स्वतंत्रता का अधिकार, सो से आप पाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से पाएंगे आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से पाएंगे आप शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और इस वाले उपचार से पाएंगे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहां से आर्टिकल भी आता है, अनुच्छेद भी आता है कि आपका ए वाला किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो यहां पर हम समानता का अधिकार आपको मिलेगा 14 से 18 तक। कब से कब तक, 14 से 18 तक मिलेगा। एक मिनट, 14 से 18 तक मिलेगा, ठीक है ना। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा, 14 से 18 तक मिलेगा। और ये वाला आपका स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक मिलेगा, 19 से 22 तक मिलेगा, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 मिलेगा, मतलब 23 और 24 की में बात हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्या हुआ है, 25 से 28 तक। कब से कब तक, 25 से 28 तक। और आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कब से कब तक है, 29-30 है। क्या है, 29-30 है। और आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आपका आर्टिकल किसकी बात करता है, आर्टिकल 32 की बात करता है, ठीक है ना। इसे ही हम बोलते हैं क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही हम बोलते हैं क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान का हृदय और आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा किसने बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की स्थापना की थी, जो कि कब की गई थी, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। एक बात और जानिएगा आप लोग कि सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम संविधान की आत्मा क्यों बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपके मौलिक अधिकार में क्या छह आपके पास मौलिक अधिकार हैं, अगर आपके 6 मौलिक अधिकार में से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये आपके उपचार की बात करता है, जिसमें आपके कितने प्रकार के संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपके 5 प्रकार की क्या जारी की जाती है, रिट जारी की जाती है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक बात आप जानिएगा कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है ना, आपका जो मूल अधिकार है, जो आपका बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसका हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के थ्रू जाना चाहो तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हो। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें, किस कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट में हम 226 अनुच्छेद के तहत जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना, वेरी गुड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली। क्यों, क्योंकि मैंने बताया इसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। बताइएगा, आपको मजा आया हो तो एक बार थम्स अप जरूर करते चलिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार थम्स जरूर करते चलिए, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। मौलिक अधिकार आपका किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपका आसिया अधिकार, आसिया अमेरिका आपका अमेरिका से लिया गया है। सर मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। सर किस अनुच्छेद में, सॉरी मौलिक अधिकार आपका किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो भाग अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। क्या सर मौलिक अधिकार जो आपका न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल मौलिक अधिकार जो होता है आपका न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। तभी तो आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तभी तो आप न्यायालय में जा सकते हैं ना। क्या, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत कहां, हाई कोर्ट। राइट ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिएगा, कोई व्यक्ति, 5वां क्वेश्चन है,
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति होना है तो आपको इनमें से किन किन चीज को लागू करना होगा, मतलब अपने अंदर समाहित करना होगा। तो यहां पर क्या पहला क्या कर रहा है कि भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। वेरी गुड। देखिए 3 पद हैं जिसको बनने के लिए, जिस पर आसीन होने के लिए आपको 35 वर्ष होने चाहिए। कौन कौन से? एक आपका होगा राष्ट्रपति, दूसरा क्या होगा राष्ट्रपति के बाद दूसरा होगा आपका उपराष्ट्रपति, और तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका होगा राज्यपाल। ये तीनों पद ऐसे हैं जिनके लिए आपकी मिनिमम आयु, मिनिमम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिएगा ये वाली बात क्या है? सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी बात क्या है? सही है। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, मतलब वह कोई सरकारी नौकरी या फिर गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई गवर्नमेंट प्रॉफिट के पद पर ना हो। ये सिंपली यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर वो सरकारी पद पर होगा तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, अर्थात आपका डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या? डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखिएगा यहां पर, देखिएगा आपका राष्ट्रपति में क्या, आपका राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में कुछ छोटे से बारीक से अंतर होते हैं। तो समझिएगा, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक तो होना जरूरी है, ठीक है ना? क्या? भारत का नागरिक होना जरूरी है और 35 वर्ष भी होना जरूरी है। इसमें भी वही बात है, मतलब आपको अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो आप क्या आपको क्या भारत का नागरिक होना जरूरी है तथा 35 वर्ष उम्र होनी जरूरी है, ठीक ना? लेकिन अब देखिए अंतर क्या है। अंतर इतना है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप कम से कम लोकसभा का क्या, लोकसभा का पद धारण करने की योग्यता रखते हो, ठीक है ना? अर्थात आप लोकसभा के सदस्य रहे हो। और उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? आपका राज्यसभा का होता है। किसका होता है? राज्यसभा को। समझिएगा, भारत का नागरिक हो, ये भी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र, 35 वर्ष की उम्र, लेकिन यहां पर किस संसद के सदन की योग्यता रखता हो? लोकसभा। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तथा वही बात आपका उपराष्ट्रपति के बारे में की जाए तो राज्यसभा के पद ग्रहण करने की योग्यता रखती हो। सर आपका राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति आपका किस अनुच्छेद में है? तो कहा गया है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जैसे ही हम क्या जोड़ेंगे, इसमें 11 जोड़ेंगे, हो कितना जाएगा? 63 हो जाएगा। और 63 में क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आपका 63 में क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना? सर राष्ट्रपति को के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है वो आपके किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। सर महाभियोगी प्रक्रिया आपकी किस देश से लिया गया है? तो हम कहेंगे सर ये तो अमेरिका से लिया गया है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। 51 to 61 नहीं है, 52 to 61 है, ठीक है ना? हाँ, 52 से लेकर 61 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6ठे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र क्या आपका गुजरात में है? बिल्कुल नहीं है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र आपका रा से रावत और रा से ही क्या होगा? राजस्थान। इस तरीके से याद करिए, रा से रावत और रा से राजस्थान। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र क्या आपका कर्नाटक में है? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो नरौरा जो आपका परमाणु शक्ति केंद्र है आपका कहां है? यूपी में है। कहां है? यूपी में है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र क्या आपका राजस्थान में है? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो काकरापार जो आपका परमाणु शक्ति केंद्र है ये आपका कहां है? गुजरात। अच्छा बताओ, तीनों गलत हो गए, अर्थात क्या इनमें से कोई वक्त क्या सुमेलित नहीं था? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना? हाँ, क्या बात हो रही कमेंट में? राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आपका रावत भाटा राजस्थान में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार आपका गुजरात में है, ठीक है ना? तो डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहां पर सूची 1 दिया गया है, सूची 2 मिलाइए और नीचे जो कूट दिए गए हैं उसमें से आप राइट ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है ना? तो संविधान संशोधन, तो मैंने बताया संविधान संशोधन आपके किस अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया संविधान संशोधन आपके आर्टिकल 368 में है। किस भाग में है? भाग 20 में है।
कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तुरंत आप किस पर टिक करेंगे? संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग, मैंने बार बार बताया है कि वित्त आयोग आपका किसमें है? तो वित्त आयोग आपका, सॉरी, वित्त आयोग की बात हम करते हैं तो वित्त आयोग आपका 280 में है, जो कि आपका तीसरा चला जाएगा। वित्तीय आपातकाल किसमें है? तो हम कहेंगे सर वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360 में है, ठीक है ना। अखिल भारतीय सेवा किसमें है? तो अनुच्छेद 312 में है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे जब आपका ए का डी जा रहा है, चौथा जा रहा है, ठीक है ना। वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 में जाएगा। वित्तीय आपातकाल आपका 360 में, तीसरे का, पहले का क्या हो जाएगा? चौथा, अर्थात चौथा एक में ही आपको दिख रहा है। क्या एक में ही चौथा दिख रहा है आपके बी वाले में? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद और चीज देखिएगा, क्वेश्चन आता है क्या आपका सर वित्तीय आपातकाल अभी तक एक को बार लगा है क्या? तो हम कहते हैं सर वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है। क्या वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी फॉर, क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? क्या आपका ये भाग 9 है, ठीक है ना, या फिर आपका भाग 6 है, या फिर आपका भाग 3 है, या फिर आपका भाग 4 है? क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था, क्या पंचायती राज व्यवस्था। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या आपको मैंने ट्रिक बताया था? ट्रिक सर कौन सी थी? तो मैं बताता हूं। पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करते हैं, सर कौन सा ट्रिक बताए थे? तो हम कहते हैं कि अगर आपको कोई गांव में चुनाव लड़ने के लिए कह दे, क्या गांव में अगर आपको कोई चुनाव लड़ने के लिए कह दे, तो आप बताओ गांव की राजनीति गंदी राजनीति होती है, तुरंत आप कहोगे सर नो नो नो, मतलब हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि गांव की राजनीति गंदी राजनीति मानी जाती है। तो नो से ही आप तुरंत क्या कर लेंगे? रिलेट आप नो कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नो कर लेंगे। अर्थात आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है किसमें है? भाग 1 में है। किसमें है? भाग 1 में है। सर भाग 3 में बता दीजिए। तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। क्या भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है? और आ से अधिकार होता है और आ से ही अमेरिका होता था। मौलिक अधिकार आपका कहां से लिया गया है? तो हम कहते हैं सर मौलिक अधिकार आपका कहां से? अमेरिका से लिया गया, राइट। भाग 4 में आपका क्या है? तो भाग 4 में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। क्या भाग 4 में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 36 से 51 तक है। इसके साथ ही साथ इसके बाद जानेगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो हम कहते हैं सर ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आपका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। क्या सह अस्तित्व है? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन। अगर पूछे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो हम कहते हैं सर मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात वहां की अर्थव्यवस्था को आपका सार्वजनिक रूप से देखा जाता है तथा निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी देखा जाता है, ठीक है ना, और आपके गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू भी देखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या आपका 26 जनवरी या फिर 24 जनवरी या फिर 28 फरवरी या फिर 20 मार्च? तो यहां पर मैंने बताया था क्या 20 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 20 मार्च को हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। क्या मनाते हैं? 20 मार्च को हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। सर 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। समझिएगा 20 फरवरी को क्या रट लीजिए, 20 फरवरी को हम 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लेकिन वही अगर अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर ले, क्या अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर ले, तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो जो हम मनाते हैं 10 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। हाँ 26 जनवरी को तो आपको पता होगा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को आपको पता है कौन सा दिवस मनाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है, क्या इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा क्या 24 फरवरी होगा? क्या बताइएगा इसका क्या राइट ऑप्शन आपका क्या 24 फरवरी होगा? क्या हाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस क्या हम 24 फरवरी को मनाते हैं? एक बार आप लोग क्लियर करिएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी। लेकिन अगर आपसे पूछे केंद्रीय सीमा शुल्क, क्या केंद्रीय, समझिएगा अगर पूछे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस तो हम टिक किसे करते हैं? 24 फरवरी को। लेकिन समझिएगा, लेकिन अगर कहे केंद्रीय सीमा शुल्क दिवस, क्या
केंद्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो आप लोग किसको याद करेंगे, किस डे को, 26 जनवरी को याद करेंगे। क्या, 26 जनवरी को याद करेंगे। अब कैसे सर, तो आपको पता है 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे सीमा पर क्या लोग शामिल होते हैं, लोग रहते हैं। क्या, कोई कोई आतंकवाद संबंधी कार्य या फिर आतंकवादी संबंधी गतिविधि ना कर दे। तो यहीं से याद करिएगा आप लोग, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस पर भारत की सीमा पर लोग शामिल रहते हैं। क्यों, रीजन बताया। तो 26 जनवरी को केंद्रीय सीमा शुल्क दिवस, लेकिन केंद्रीय उत्पाद अगर पूछे, उत्पाद शुल्क दिवस, तो हम 24 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, गुड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण, क्या, भारत का पहला पूर्ण वैदिक नहीं होगा, सॉरी, यहां पर आप लोग जैविक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, आप लोग जैविक कर लीजिए। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, ठीक है ना। क्या आपका सिक्किम है, या फिर नागालैंड है, या फिर गुजरात है, या फिर आपका गोवा है, बताइएगा। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, तो भारत का अगर पहला पूर्ण जैविक राज्य मतलब 100 जैविक राज्य क्या होगा, जिसमें 100% जैविक तरीके से खेती की जाए, ठीक है ना, जीओ के खाद से खेती की जाए, ठीक है ना, मतलब फर्टिलाइजर जो आपका होता है, जो आपका केमिकली होता है, उनका यूज कम करके जैविक रूप से खेती की जाए। तो पहला राज्य कौन सा था, तो आपका पहला राज्य सिक्किम था। कौन सा था, सिक्किम था। लेकिन देखिएगा, अगर पूर्ण जैविक राज्य पूछा है पहला, तो आप किसे मारेंगे, सिक्किम को मारेंगे। लेकिन एक बात अगर नेक्स्ट पूछे कि अगर भारत का पहला, क्या, भारत का पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश, क्या, भारत का पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश, तो आप किस पर टिक मारेंगे, तो हम कहते हैं सर आप टिक मारिए तब लक्षद्वीप पर, ठीक है ना। अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब आप लक्षद्वीप को टिक करिए, लेकिन अगर आपका पहला जैविक राज्य पूछे तो आप सिक्किम पर टिक करेंगे। और साथ ही साथ सर नागालैंड के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, एक उत्सव मनाया जाता है जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है, हार्नबिल उत्सव। तो हार्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है, आपका नागालैंड राज्य में ही मनाया जाता है। सर नागालैंड की राजधानी क्या होगी, कोहिमा होगी। सिक्किम की राजधानी क्या होगी, सर सिक्किम की राजधानी होगी गंगटोक। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गोवा की राजधानी क्या होगी, तो गोवा की राजधानी होगी आपकी पणजी। इसके बारे में, गोवा के बारे में फैक्ट, पहला राज्य गोवा के बारे में फैक्ट, पहला राज्य जहां समान सिविल, क्या, समान सिविल संहिता लागू हुआ, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि वह पहला राज्य कौन सा जहां समान सिविल संहिता लागू हो, तो आप किसे टिक करते हैं, गोवा को करते हैं, ठीक है ना। भारत का पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो आप लक्षद्वीप पर टिक करिए, लेकिन भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य पूछे तो आप किस पर टिक करेंगे, सिक्किम पर टिक करेंगे। सर एक बात और बताइए, सर गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। सर गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो आपका चाहे गुजरात पूछे, समझिए इसके बारे में मैं रीजन बता रहा हूं, गुजरात का पूछे चाहे महाराष्ट्र का पूछे स्थापना, तो 1 मई 1960, कब, 1 मई 1960। और आपको पता होगा कि हम सबसे ज्यादा अगर मजदूर की बात की जाए कहां पाए जाएंगे, गुजरात में पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा गुजरात मजदूर की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पाए जाएंगे। इसीलिए हम 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई को आपको पता होगा मजदूर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं, बोले तो हम लेबर डे मनाते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कितना आपका ओजोन परत होगा। ओजोन परत की बात करें तो सर्वप्रथम छिद्र किस कब देखा गया, तो सर्वप्रथम छिद्र आपका किस ईस्वी में देखा गया, आपका 1985 में देखा गया। कब, 1985 में। सर ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर। ओजोन परत से संबंधित एक प्रोटोकॉल हुआ था आपका मॉन्ट्रियल शहर में। क्या, मॉन्ट्रियल शहर में। किस देश के, तो हम कहते हैं सर कनाडा देश के। किस देश के, कनाडा देश के मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन, राष्ट्रीय एकता दिवस, तो
तो हमें पता है राष्ट्रीय एकता दिवस हम कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा ये किसकी जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। क्या, आपका राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है ना, किसके अवसर पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर। क्यों, क्योंकि भारतीय एकीकृत का जनक अगर पूछे, क्या भारत को एकता में बांधने वाले के बारे में अगर पूछे, या फिर भारतीय एकीकृत का जनक, या फिर भारत के एकता के नायक पूछे, तो भारतीय एकीकृत के जनक कौन कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी नहीं कहा जाता है। भारतीय एकीकृत का जनक कौन, तो हम कहते हैं सर भारत के एकीकृत के जनक कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका जन्मदिन कब, 31 अक्टूबर, इसीलिए तो हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है ना। 2 अक्टूबर को आपको पता होगा अहिंसा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस। 14 नवंबर को हम डायबिटीज डे या फिर बोले विश्व मधुमेह दिवस, क्या विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। और 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं। क्योंकि इसी दिन किनका जन्म हुआ था, पता होगा आपको, चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है ना, जो कि प्रधानमंत्री थे और किसके सेक्टर में काम कर रहे थे, किसानों के सेक्टर में ज्यादातर देखरेख कर रहे थे। राइट ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शहर, क्या कौन सा शहर 7 द्वीपों के शहर के रूप में माना जाता है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई को हम 7 द्वीपों के शहर के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। अगर पूछे कि सालसेट द्वीप पर, क्या अगर पूछे कि सालसेट द्वीप पर कौन सा नगर बसा है या फिर कौन सा शहर बसा है, तो हम कहेंगे सर मुंबई शहर बसा है। सालसेट द्वीप जो है ये आपका सबसे ज्यादा, सालसेट द्वीप के बारे में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है। अगर हम कहें सबसे ज्यादा जनसंख्या किस द्वीप पर निवास करती है, द्वीप पर निवास करती है, तो हम कहेंगे सर सालसेट द्वीप। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप आपका सालसेट द्वीप, ठीक है ना। पानीपत को हम क्या बोलते हैं, तो पानीपत को हम बुनकरों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुनकरों का शहर बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए फॉर अयोध्या विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, पंद्रह नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है क्या शिक्षा, क्या शिक्षा संस्कृति व्यापार एवं कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा गया। तो मैंने कल भी बताया था, तो पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे सर पूर्व का सिराज किसे कहा जाएगा, आप कहोगे सर जौनपुर कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, जौनपुर को कहा जाएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन। साथ ही साथ अगर हम बात करें जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में, अपने भाई जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ नाम जौना था, उनकी याद में किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें अटाला मस्जिद, क्या अगर हम बात करें अटाला मस्जिद कहाँ है, तो अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में ही है। कहाँ है, जौनपुर में ही है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन। कन्नौज को हम किस नगरी के रूप में जानते हैं, इत्र नगरी के रूप में जानते हैं। आगरा को हम पेठा नगरी के रूप में और ताज नगरी के रूप में भी जानते हैं। और मथुरा को, क्या मथुरा को हम कृष्ण का शहर, पांडव का शहर और पेड़ा नगरी भी कहते हैं। अगर आपसे पेड़ा नगरी देखिएगा, पेड़ा नगरी किसे कहते हैं, तो पेड़ा नगरी हम बोलते हैं मथुरा को, क्या मथुरा को। लेकिन अगर पेठा नगरी पूछे तो आप कहोगे सर क्या है, आगरा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 3 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस, बिल्कुल मनाते हैं। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाते हैं, बिल्कुल। 21 मार्च को आपका विश्व वन दिवस मनाते हैं, 21 मार्च को बिल्कुल। 20 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, यही आपका गलत था और सही हो जाएगा। देखिएगा 20 मार्च की बात करें, क्या 20 मार्च की बात करें तो हमने आपको बार बार बताया 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं, गौरैया दिवस मनाते हैं या फिर बोले स्पैरो डे मनाते हैं, ठीक है ना। 20 मार्च को क्या, गौरैया दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 23 मार्च को। अगर आपके विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात कर ले तो हम 23 मार्च को मनाते हैं, ठीक है ना। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और एक बात समझिएगा, अगर आपका वन्य जीव, क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो ये आपका कब आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया।
लेकिन अगर अगला पूछे वन संरक्षण अधिनियम आए, अगर केवल वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो आप 1980 को टिक करने वाले हो। अगर आपका पर्यावरण अगर आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आए तो आप किस पर टिक करने वाले हो? 1986 को टिक करने वाले हो। राइट ऑप्शन आपका यहां क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन, नीरी का मुख्यालय कहां स्थित है? नीरी का मुख्यालय जो आपका स्थित है नागपुर में स्थित है। किसका? नीरी का मुख्यालय, ठीक है ना। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नागपुर में स्थित है, ठीक है ना। हाँ, दिल्ली की हम बात कर ले तो दिल्ली के बारे में एक फैक्ट आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपका दिल्ली दरबार कब लगा था? तो जो दिल्ली दरबार लगने की बात होती है 1912 में लगा था। क्या? दिल्ली दरबार आपका 1912 में लगा था, ठीक है ना। और इसी के साथ अगर मुंबई की बात कर लें, किसकी बात कर लें? मुंबई की, तो मुंबई जो है भारत की भारत की आर्थिक राजधानी बोली जाती है। क्या? आर्थिक राजधानी बोला जाता है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान जो है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। कौन सा? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। राजस्थान के बारे में पूछा जाए, अगर आपका पूछे सांभर झील कहां, तो हम कहते हैं सर सांभर झील आपका कहां है? राजस्थान में। या फिर एक ट्रिक आज नोट करिएगा कि जिसके लास्ट में जिसके लास्ट में आपका समुद्र आ जाए, जिसके लास्ट में आपका समुद्र आ जाए या फिर समद आ जाए, समुद्र आ जाए या फिर समद आ जाए, वो सब कहां होते हैं? वो सब राजस्थान में होते हैं। कहां? राजस्थान में। कोई भी ऐसी झील का नाम पूछ ले कि जिसके लास्ट में समुद्र आ जाए या फिर समद आ जाए, आप टिक किसे करोगे? राजस्थान को। लेकिन इसका एक अपवाद है, भी आप लोग नोट कर लो, या फिर सागर आ जाए। क्या आ जाए? सागर आ जाए। तो आप देखेंगे हुसैन सागर, हुसैन सागर, तो इसमें भी सागर आया है। तो हुसैन सागर आपका राजस्थान में नहीं है, बल्कि हाथ से हुसैन और हाथ से आप टिक किसे करोगे? हैदराबाद। हाथ से हुसैन और हाथ से हैदराबाद, अर्थात राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा, तानसेन सम्मान जो है आपका किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका कहां है? पटियाला में है, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को 23 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो 1938 में हरिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जीत तो गए थे। जीत तो गए थे, लेकिन अध्यक्षता नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस इस्तीफा के बाद कौन बना था अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन? तो हम कहते हैं सर जनता पार्टी का आपका गठन कब? 1977 में। तो आपको पता होगा जनता पार्टी के दौरान उस समय भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके बारे में आता है क्वेश्चन, निर्विरोध रहने वाले, निर्विरोध रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन? तो हम कहते हैं सर नीलम संजीव रेड्डी। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के एक क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन? तो हम कहते हैं सर भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जैल सिंह। सर एक क्वेश्चन और आता है, भारत के पहले भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन? तो हम कहते हैं सर भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। कौन थे? के.आर. नारायणन थे, ठीक है ना। कब से कब तक बने थे? 1997 से 2002 तक बने थे, राइट ना। और इसके बाद अदर फैक्ट देखिएगा, भारत के पहले अगर आपसे पूछे भारत के पहले गैर राजनीतिक या फिर अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन? तो समझिएगा, अगर आपका गैर राजनीतिक पूछे तो हम कहते हैं सर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकांशतः जो है आपका प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसके क्रियाकलाप है? तो यहां पर प्राकृतिक, तो मैंने बताया था जो आपका प्राथमिक सेक्टर होता है, जो आपका प्राथमिक सेक्टर होता है, इसी को ही हम प्राकृतिक क्षेत्र भी बोलते हैं।
प्राकृतिक क्षेत्र भी बोलते हैं कि नहीं, मैंने बताया था कि नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक प्रक्रिया, मतलब खेती, पशुपालन, ठीक है ना, मत्स्य पालन, ये सब। तो आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र को हमने क्या बोला था, विनिर्माण क्षेत्र बताया था, क्या विनिर्माण क्षेत्र बताया था। और तृतीय क्षेत्र को हमने क्या बताया था, सेवा क्षेत्र बताया था, क्या सर्विस सेक्टर बताया था, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र आपका कौन होता है, प्राथमिक क्षेत्र आपका दूसरा नाम क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, सेवा क्षेत्र। अगर आप इसको याद करेंगे तो आपके यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे लोगों का राइट जवाब भी आ रहा है, सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद 22वें नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है। मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है, क्या जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है, जनसंख्या में क्या तीव्रतम वृद्धि, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर हम जनसंख्या दिवस की बात कर लें, क्या अगर हम जनसंख्या दिवस की बात कर लें तो कब मनाते हैं हम, 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी डे की बात कर लें, चाहे टेक्नोलॉजी की पूछे चाहे प्रौद्योगिकी पूछे, तो हम कब मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। मतलब अगर हमें उत्पादन करना है तो हमें क्या वितरण या फिर विनिमय या फिर श्रम या फिर उपभोग करना होगा। तो आपको पता है अगर किसी चीज का उत्पादन करना है तो हमें क्या करना होगा, श्रम करना होगा। जैसे अगर आप पेट में क्या, अगर आप पेट में 90 प्लस या फिर 95 का 95 प्लस परसेंटाइल ले आना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अभी आप श्रम करोगे, क्या करोगे, श्रम, हार्डवर्क करोगे, तभी तो आप उत्पादन के रूप में आप 95 प्लस परसेंटाइल कर पाओगे ना। तो उत्पादन के साधन के रूप में आपका कौन सा माना जाएगा, श्रम माना जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद 24 नंबर का, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। बताइएगा सेवा क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, या फिर इनमें से सभी। तो मैंने आपको बताया था सेवा क्षेत्र मतलब क्या, समझिएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्र, ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है ना। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम कहते हैं सर तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है आपका, सेवा क्षेत्र। क्या होता है, सेवा क्षेत्र। अब समझिएगा ध्यान से, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वस्तुएं क्या हुई, उत्पादित हुई, ठीक है ना, जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई उनको हम अंतिम रूप से उसका हम उपभोग करने के लिए कहां भेजते हैं, द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में भेजते हैं। जैसे अगर आपने गेहूं की खेती की, ठीक है ना, गेहूं की खेती की, तो गेहूं की खेती आपकी कौन से सेक्टर से जुड़ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से। लेकिन आप गेहूं को आपको खाना नहीं है तो गेहूं को एट लास्ट आप आटा पिसाने के लिए, ठीक है ना, कहां ले जाओगे, चक्की पर ले जाओगे, ठीक है। और जब चक्की पर ले जाओगे तो यहां पर इसका अंतिम उपभोग होगा और इसके बाद आपका एक स्थान से जाएगा, चक्की पे तो रहेगा नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, ठीक है ना। तो तृतीयक क्षेत्र को और किसके माध्यम से जाएगा, सेवा क्षेत्र के, मतलब आयात निर्यात के माध्यम से, ठीक है ना। आपके जनरल लैंग्वेज में आप लोग मान लो घर ले जाओगे तो साइकिल के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से, ठीक है ना। तो सेवा क्षेत्र जो होता है आपका परिवहन सेवाओं द्वारा होगा, संचार सेवाओं द्वारा होगा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन। ऐसा नहीं है, इसमें आपका बैंकिंग भी आएगा, क्या इसमें आपका बैंकिंग भी आएगा, ठीक है ना, टीचिंग भी आएगा, ठीक है ना, आयात निर्यात भी आएगा। क्या आएगा आपका, आयात निर्यात भी आएगा। क्यों, क्योंकि बैंक के माध्यम से आप किसी ना किसी का सहायता कर रहे हो, टीचिंग की सहायता मदद से आप किसी ना किसी की क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। आयात निर्यात के माध्यम से आप एक जगह से वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहे हो, अर्थात किसी ना किसी की सेवा कर रहे हो। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन। देखिएगा एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां है, क्या एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां है, ठीक है ना, वेरी गुड। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय बोले तो एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय अगर बात की जाए तो फिलीपींस की राजधानी कहां है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसको आप लोग नोट करके लिखिएगा, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। यहीं पर आपका एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है। अगर हम और बात कर लें, फिलीपींस की राजधानी आपका मनीला में है, मनीला में ये आपका एक संस्थान है, क्या,
तो हम कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय क्या, अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान। अगर आपका अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक ना। वहीं अगर राष्ट्रीय, देखिएगा अगर हम राष्ट्रीय चावल संस्थान की बात करें तो ये आपका कहाँ है, ये आपका कहाँ है, आपका कटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, कटक में पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान की बात करें तो हम मनीला को टिक करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कथक में, किसमें, कथक में और कथकली में। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। ला इसमें आया ना, ला आया तो आपको पता है केरल में भी क्या आता है, ला आता है, अर्थात केरल का क्या हुआ, कथकली हुआ। और कथक किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, अर्थात इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का आपका होता है कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है, कुचिपुड़ी। ट्रिक कैसे याद करोगे, अगर आप कच्ची पूड़ी बनाए हो, क्या कच्ची पूड़ी बनाए हो तो अगला यही कहेगा क्या आप अंधे हो गए थे, क्या आप अंधे हो गए थे, तो कुचिपुड़ी का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तमिलनाडु का क्या है, तो हम कहते हैं सर तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। तमिलनाडु का क्या है, भारतनाट्यम है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन, ठीक ना। वहीं पर अगर हम बात कर लें तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी तमिलनाडु, यहीं पर आपका क्या है, यहीं पर आपका तंबाकू संस्थान भी है। क्या है, यहीं पर आपका तंबाकू संस्थान भी है, ठीक है ना। कहाँ है, राजमुंद्री में है। कहाँ है, राजमुंद्री में है। तो अगर तंबाकू संस्थान की बात कर ले तो आप टिक किसे करोगे, आंध्र प्रदेश को करोगे, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो सा से क्या होता है, संगीत होता है, और सा से ही आप क्या कर लो, सामवेद कर लो, समझिएगा। सा से क्या, संगीत, और सा से सामवेद, ठीक है ना। अगर आपके सबसे प्राचीन वेद क्या, अगर आपसे सबसे प्राचीनतम वेद पूछे तो सबसे प्राचीनतम वेद आप किसे टिक करोगे, ऋग्वेद को करोगे। किसको करोगे, ऋग्वेद को करोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, क्या, एक क्वेश्चन और आता है आपका त्रिवेद के बारे में। किसके बारे में, त्रिवेद में कौन सा आपका शामिल नहीं है, तो त्रिवेद में जो आपका शामिल नहीं है वो आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है। कौन सा, त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। और लेकिन त्रिवेद में आपका 3 वेद होंगे तो कौन सा वेद शामिल नहीं है, आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है, ठीक है ना। अथर्ववेद आपका किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे सर अथर्ववेद आपका जादू टोने से संबंधित है। किससे संबंधित है, जादू टोने से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिएगा बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली आपकी पहली महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि इन्हीं का, महात्मा बुद्ध का बोले तो सिद्धार्थ का क्या की थी, लालन पालन की थी, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बारे में और जानिएगा, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने इनके घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, तो इनके घर छोड़ने की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है ना। इनके मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, तो इनके मृत्यु की घटना को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इसके बाद चौथी चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके प्रथम उपदेश, क्या, इनके प्रथम उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं, तो इनके प्रथम उपदेश की घटना को हम बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या, धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की थी, क्या, ज्ञान की जब प्राप्ति की थी तो इसके घटना को हम निर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हो रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन। देखिएगा भारत में पूछा है तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है, आपके एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन अगर नॉर्मली पूछता हरित क्रांति के जनक तो आप किसे टिक करते, नॉर्मन बोरलॉग को टिक करते, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के समय, क्या, एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के समय खाद्य मंत्री कौन थे। क्या आता है, हरित क्रांति के समय खाद्य मंत्री कौन थे, तो हम कहते हैं सर हरित क्रांति के समय जो खाद्य मंत्री थे चिदम्बरम, क्या, चिदम्बरम
सुब्रमण्यम थे। कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरित क्रांति के समय खाद्य मंत्री कौन? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम। हरित क्रांति की नाम किसने दिया था? क्या हरित क्रांति नाम किसने दिया था? तो हरित क्रांति नाम दिया था विलियम गॉड ने। किसने दिया था? विलियम गॉड ने। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। अवरोही मतलब क्या? घटते क्रम में। तो जो आपका ट्रिक है, क्या जो आपके 7 महाद्वीप है, जो इसका ट्रिक है, ये आप लोग आप ट्रिक याद करिए, आ ना सा ए ई ए, ठीक ना, आ ना सा आई ए, यही ट्रिक याद कर लीजिए, आ ना सा आई ए। ए से क्या हो जाएगा आपका? एशिया महाद्वीप। ए से क्या हो जाएगा? एशिया। दूसरे ए से क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। इस वाले एन ए से क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। इस वाले ए से क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका। इस वाले से ए से क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। इस वाले ई से क्या हो जाएगा? आपका यूरोप हो जाएगा। और इस वाले ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। समझिएगा, आ नासा आइए। अब एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका और यूरोप, और आप क्या कहेंगे इसके साथ? ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। तो अब आपको घटते क्रम में, और वही मतलब क्या? घटते क्रम में आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो पहले आप किसको टिक करोगे? तो आप पहले तो टिक करोगे किस पे? अफ्रीका पर, मतलब तीसरे पर जाओगे। किस पर जाओगे? तीसरे पर जाओगे। और जैसे ही तीसरे पे जाओगे तुरंत आप टिक कर दोगे, क्या? डी टिक कर दोगे, ठीक है ना। डी टिक कर दोगे कि नहीं? अब हम और भी देख लेते हैं। आपका अफ्रीका के बाद क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन इसमें नॉर्थ अमेरिका है नहीं, तो आपका कौन सा हो जाएगा? साउथ अमेरिका, जो कि आपका साउथ अमेरिका यहां दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका, जो कि आपका चौथा है। इसके बाद हम किस पर जाएंगे? इसके बाद हम किस पर जाएंगे? तो आप कहोगे सर इसके बाद आप जाइए अंटार्कटिका पे, लेकिन आपको अंटार्कटिका दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आप किस पर चले जाओगे? ई पर चले जाओगे। ई से क्या हो जाएगा? आपका यूरोप हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा। और इसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो आपका ये वाला। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ट्रिक क्या है? आ नासा आइए, ठीक है ना, डबल ए यानी एस से ए, ठीक है ना। अब एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना। इसके बाद अंटार्कटिका और ई से यूरोप और ए से ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा क्या? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यहां पर 21A वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा आया? तो 86वें, क्या 86वें संविधान संशोधन 2002। क्या 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह लागू किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? बत्तीस नंबर का देखिएगा, आप लोग सही जवाब दे रहे हो। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपका क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। वहीं पर अगर हम म्यांमार की राजधानी की बात कर लें, क्या अगर हम म्यांमार की राजधानी की बात कर लें, तो म्यांमार की राजधानी है नाय पीदा। क्या है? नाय पैदा, ठीक है ना। नाय पैदा इसकी राजधानी है, लेकिन आपका मुद्रा क्या है? क्यात है। नेक्स्ट देखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां आपका आयात भी बंद हो जाए, निर्यात भी बंद हो जाए। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है? तो यह आपका कौन सा संविधान संशोधन था? 24वां। सर कब हुआ था? तो 24वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 1971 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना, बशर्ते एक चीज ध्यान में रखना है, उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना हो, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। पता लगे आप बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित कर दो, यही तो था ना आपका केशवानंद बनाम केरल वाला। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन? तो इंडिका के जो लेखक माने जाते हैं मेगास्थनीज माने जाते हैं। कौन? मेगास्थनीज माने जाते हैं, ठीक है ना। वेनसांग सर किसके समय में भारत आए थे? तो वेनसांग आपके हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। हा से वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। अब आप लोग ट्रिक आप लोग बताएगा कि फायान किसके समय में भारत आए थे। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? विनिर्माण क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, जीडीपी में क्या, जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है क्या? जीडीपी में अगर देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। अगर देखा जाए जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र ही तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देगा। लेकिन रोजगार सृजन में, मतलब रोजगार देने में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज्यादा है? तो आपको भूलना नहीं है प्राथमिक क्षेत्र को, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो आपको पता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना ये आपका किससे जुड़ जाएगा? प्राकृतिक से जुड़ जाएगा। और प्राकृतिक को हम कौन सा बोलते हैं? तो प्रा से प्राकृतिक और प्रा से होता है प्राथमिक, तो प्राथमिक को ही हम प्राकृतिक बोलते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका यही, अर्थात ये तीनों सेवा क्षेत्र में आएंगे। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या? सेवा क्षेत्र। ये तीनों आपके सेवा क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलकाता। कोलकाता को हम डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, इस वाले बंदरगाह को। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट देखिएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो जो सबसे पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू हुई थी। चाहे अगर आपका पूछे सबसे पहले रेल सेवा किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। चाहे आपका पूछे सबसे पहले डाक सेवा, तो भी आप लॉर्ड डलहौजी को टिक करोगे। सर इन्होंने कौन सी नीति लाई थी? हड़प नीति लाई थी। कौन सी नीति लाई थी? हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है ना? हड़प नीति में सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सतारा को हड़पा था। किसने, किसको हड़पा था? सतारा को हड़पा था, ठीक है ना? कार्नवालिस को हम किसका फादर बोलते हैं? तो हम कार्नवालिस को हम सिविल सेवा का क्या, फादर ऑफ सिविल सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विस बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ। सिविल डे कब मनाते हैं? तो आपको याद करना है, सिविल डे हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। सिविल डे हम कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के ही समय में 16 अप्रैल 1854 को सर्वप्रथम 34 किलोमीटर गाड़ी चली थी। कहां से? मुंबई से थाने के बीच। उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो सोनार आपका किसके द्वारा? समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। और सोनार का मगर पूरा नाम देख ले क्या, अगर हम सोनार का पूरा नाम देख लें तो जो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन, क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है ना? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किसके द्वारा? समुद्री यात्रियों के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहां? तो हम कहेंगे सर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद आपका है शाहजहांपुर में। कहां है? शाहजहांपुर में। देखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद पूछे तो शाहजहांपुर, लेकिन अगर आपका पूछे उत्तर प्रदेश कृषि, क्या? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो आप किसे टिक करोगे? आप टिक करोगे मेरठ को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद, तब आप किसे टिक करोगे? तब आप लखनऊ को। क्या? अगर आपसे पूछ ले भारतीय गन्ना, क्या? भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद, तब आप टिक करोगे किसको? लखनऊ को। लेकिन अगर पूछे उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद तो शाहजहांपुर। लेकिन अगर पूछे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद तो आप मेरठ को टिक करोगे। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में? तो आप कहोगे सर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो हमें पता आईएमएफ का गठन कब? 1944 में। डब्ल्यूएचओ का गठन कब? 1948 में। आईएलओ का गठन कब? 1919 में। और एफएओ का गठन कब होता है? 1945 में होता है। कब होता है? 1945 में, ठीक है ना? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब होता है? 1919 में। यही सबसे पुरानी संस्था है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर क्या इन्होंने साइन किया था नोटों पर? बिल्कुल नहीं साइन किया था। पहला सिग्नेचर करने वाला कौन? क्या पहले साइन करने वाला कौन? तो हम कहेंगे सर पहला साइन करने वाला था एफडब्ल्यू टेलर। कौन थे? एफडब्ल्यू टेलर थे। अगर साइन की बात की जाए तो साइन इन्होंने नहीं किया था ऑसबॉर्न स्मिथ ने, साइन सबसे पहले कौन किया था? एफडब्ल्यू टेलर। सर भारत के वह कौन थे जो पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो हम कहेंगे सर सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख बने थे। सर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन? कौन लिख सकता है? पहली महिला आईपीएस अधिकारी। क्या? अगर हम बात करते हैं पहली महिला
आईपीएस अधिकारी कौन? तो आपको कि सर किरण बेदी। तो फियरनेस गवर्नेंस किसने लिखा है? किरण बेदी ने ही लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त, बोले तो चाणक्य, सारा नाम किसके? कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपका आर्थिक जीवन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मैंने बताया है आपके राजनीतिक नीतियों का उल्लेख उसमें किया गया है। नाम से ये देखिए, नाम पर ना जाइएगा, नाम तो अगर आप नाम पर जाएंगे तो आप आर्थिक जीवन को टिक करोगे, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख किया गया? राजनीति का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर किसके? मुगल वंश की नींव डाली थी। एक क्वेश्चन आता है क्या कि दिल्ली वंश का वह कौन सा संस्थापक था जो पहली बार युद्ध के मैदान में मारा गया? तो आपके कौन थे? इब्राहिम लोदी ही थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर का क्वेश्चन, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस में संपन्न होती हैं? तो अधिकांश जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो आपका कहां संपन्न होती हैं? क्षोभ मंडल में। कहां? क्षोभ मंडल में आपका संपन्न होता है। कहां? क्षोभ मंडल में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल में जहां जो होता है आपका, जो आपके अगर देखा जाए आयन मंडल में जो आपका टीवी, जो बचपन में आप लोग देखो एंटीना, ठीक है ना, जो आपका पकड़ता है, आपका कहां से पकड़ता है? आयन मंडल से ही पकड़ता है, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50वें नंबर का क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कहां से कहां तक जोड़ेगा? श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। कहां से कहां तक को जोड़ेगा? श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। तो आपको सेशन कैसा लगा इसको आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन कमेंट के माध्यम से स्पीड क्या रही, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहे, इसको भी बताइएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूं। क्लास कैसी लगी इसको जरूर बताइएगा, तथा मिलेंगे आपसे फिर से रात्रि 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।